पिछले 3 हफ्तों में सेंसेक्स करीब 1550 पॉइंट लुढ़क चुका है और इस गिरावट में वो दिग्गज शेयर भी लुढ़के हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं। इसीलिए शेयर बाजार की इस गिरावट में घबराने के बजाय मौका है डिस्काउंट सेल का फ़ायदा उठाने का। और इसीलिए आज हम ऐसे ही कुछ शेयर लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ हेमंत खल। और दिग्गजों में लगी इस सेल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शेर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमांग जानी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के स्ट्रेटजिस्ट और हेड ऑफ रिसर्च जगन्नाथम ठुनगुंटला। जगन्नाथम जी, स्वागत है आपका। और हेमांग से भी बात होगी कुछ ही देर में, लेकिन जगन्नाथम जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह से हमने देखा है पिछले कई हफ्तों से बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है, क्या आप भी राय रखते हैं कि यहाँ पर गिरावट दरअसल खरीदारी करनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का सही समय आ गया है? मुझे नहीं लगता है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से भी बहुत डाउन साइड अभी बाकी है। जो इंडियन फंडामेंटल्स पहले से वीक है, बस इतना है कि ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा बहुत पार्टी चल रही है। अब एक तरीके से देखे तो पार्टी बंद हो गई है, किसी न किसी को पार्टी बिल देने की टाइम आया। सो मुझे लगता है कि सभी किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पेन जरूर कंटिन्यू होगा। 5000 के नीचे निफ्टी मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में पहुँच जाएगी। तब तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बाइंग की मौका है। लेकिन ऐसे बाजार में जिनके पास क्वालिटी फंडामेंटली, जिनमें अच्छे फंडामेंटल्स हैं, वो शेयर पड़े हुए हैं, पहले से ही रखे हुए, इन्वेस्टेड हैं, क्या उनको पैनिक करके बेच देना चाहिए या उनको इस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए? मैं ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं जैसे कि एसबीआई जैसे शेयर्स, एक्सिस बैंक जैसे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? वो इन्वेस्टर प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि फॉर एग्जांपल स्टेबल इन्वेस्टर है, उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तो वो लोग सालों रख सकता है। बट लेकिन मुझे लगता है कि जो टिपिकल ओरिजिनल बाय एंड होल्ड जो स्ट्रैटेजी है, जो टिपिकल इन्वेस्टर माइंड पिछले 6-7 साल से कुछ रिवॉर्ड्स दिया नहीं, वो वाला स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को पूरा स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आने लग गया। आई थिंक ऐसा वाला जमाना है जो ट्रेडिंग मार्केट है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, 780 में खरीदिए, 820 में बेचिए, 780 में खरीदे 820 बेचिए। सो ऐसा वाला रेंज बाउंड मार्केट है, तो आपको तो ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। अब आप बाय एंड होल्ड लगे रहे हो, भारतीय एयरटेल सालों से उसी पर है, रिलायंस इंडस्ट्री सालों से वहीं पर है, आईडीएफसी सालों से वहीं पर है। मुझे लगता है कि जो बाय एंड होल्ड जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है, एक बार उस ओवरऑल स्ट्रैटेजी को रिव्यू करके लोगों को अपने आप के पोर्टफोलियोज को एक बार रीलुक देना पड़ेगा। हेमांग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमांग, स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, पैनिक सेलिंग देखी जा रही है बाजार में, यहाँ पर लार्ज कैप्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए? आपकी राय क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में अग्रेसिव सेलिंग देखी है एफआईज द्वारा, और जो टोटल अमाउंट निवेश किया गया है उसके कंपैरिजन में जो सेलिंग हुई है वो काफी कम है, तो एक डाउनसाइड रिस्क बाजार में जरूर है जब तक कि हमारी करेंसी में और ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। पर ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स है, ए ग्रुप के जो स्टॉक्स है जहां पे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी है, वहां पे हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 10 से 15% का फॉल देखने को मिला है। तो ये डेफिनेटली एक एक्यूमुलेट करने का टाइम है, और उसको 2 या 3 पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा एक एप्रिसिएशन का स्कोप बनता है। और दिग्गजों में ही गिरावट जिनमें देखी गई है उन्हीं के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। ओएनजीसी ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3 हफ्तों में करीब 11% तक कमजोर हो चुका है, हेमांग। और यहाँ पर आज भी बाजार को काफी इंतजार था कि शायद गैस प्राइसिंग पर कुछ फैसला निकल कर आए, लेकिन वो निकल कर नहीं आया। अब शायद अगले हफ्ते के लिए टल चुका है। ओएनजीसी जैसे स्टॉक में क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको लगता है गिरावट खरीदारी का मौका या फिर दूर रहेंगे? मैं समझता हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है ओएनजीसी का, और क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे जो स्टेप्स है जो डीजल प्राइस को बढ़ाने के या जो गैस की प्राइस भी बढ़ाने की एक बात की जा रही है कि 6.7 MMBTU का जो प्राइस हाइक है वो मिल जाएगा, जो एक बहुत बड़ा री रेटिंग ट्रिगर हो सकता है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए और पर्टिकुलरली ओएनजीसी के लिए। मैं समझता हूं कि क्योंकि सब्सिडी का बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि रुपये में जो गिरावट हमने देखी है उसके कारण जो अपस्ट्रीम कंपनीज है उनका भी जो सब्सिडी का बर्डन है वो बढ़ सकता है।
बट एट द सेम टाइम वो जो ऑयल एंड गैस का जो एक्सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन है वो इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फंडामेंटली करंट हालात में ओएनजीसी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छे डिविडेंड यील्ड पे मिल रहा है, और ये जो करेक्शन आया है वो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन ऑयल एंड गैस क्षेत्र से ही गेल पर आपसे राय जानना चाहता हूं। ये शेयर लगातार कमजोर हो रहा है, आज भी इसने 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ है, 10% पिछले 3 हफ्तों में गिर चुका है। यहां पर क्या करना चाहिए? जिनके पास शेयर है वो निकल जाएं क्या, या फिर आपको लगता है यहां पर खरीदारी करें? आई थिंक ऑयल एंड गैस में बेटर बेट्स अवेलेबल है। फ्रैंकली बात करें तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, केन एनर्जी, मुझे लगता है कि दोनों मच बेटर बेट्स है। गेल बीइंग पीएसयू हमेशा क्लैरिटी नहीं होती है, सब्सिडी का क्या क्वेश्चन मार्क्स है, कितना का क्या है। मुझे लगता है कि वो सब देखते हुए किसी भी एंगल से देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन में बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है, गैस प्राइसिंग बहुत अच्छा, री रेटिंग हो जाएगी। और साथ के साथ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये QE3 स्टिमुलस पैकेज जो कम होते जाएंगे, इसका मतलब जो ग्लोबल लिक्विडिटी कम होगा, जिनके पास कैश है वो किंग है, वो हमेशा सही है। बट इस काइंड ऑफ टाइट सिचुएशन में वो चीज़ क्लियरली निकल के आता है। इंडियन मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री से बढ़िया कौन कंपनी अवेलेबल है जो कैश के ताकत के हिसाब से 90,000 करोड़, मुझे लगता है कि वो फैक्टर अब प्ले आउट हो सकती है। मुझे लगता है कि केन एनर्जी दूसरे एक एक्सेलेंट बेट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, केन एनर्जी, गेल वगैरह से बहुत आगे बढ़ते हैं आइलैंड गैस सेक्टर में। लेकिन अगर हिमांग गेल से निकलना ही हो और किसी पीएसयू में एंटर करना हो, तो कोई पीएसयू ऑयल एंड गैस शेयर जो आपको पसंद हो? मैं समझता हूं कि ऑयल इंडिया का जो स्टॉक है वो एक अच्छा फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, और उनको ये जो गैस की प्राइस और जो ऑयल के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि गेल में क्योंकि जो प्राइस की बढ़ोतरी होगी वो फंडामेंटली उसके लिए अच्छी नहीं है, प्लस उसका जो अंडर रिकवरीज बढ़ेगा, अगर जो रुपया कम होता जा रहा है तो उसका भी प्रेशर गेल के ऊपर रिलेटिवली ज्यादा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ऑयल इंडिया जो है वो एक बेहतर स्टॉक होगा निवेशकों के लिए। चलिए, यानी गेल से निकल जाएं, ये कंसेंसस हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का बन रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी चुननी है तो RIL और केन में निवेश करें, और अगर PSU कंपनी में ही जाना है तो ऑयल इंडिया एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन रेनबैक्सी ये भी एक ऐसा स्टॉक है जगन्नाथम जिसने काफी निराश किया है। 52 वीक लो आज भी इसने बनाया, कमजोर होता जा रहा है। एक समय था जब काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाता था। यहां पर क्या राय होगी? क्या इस शेयर को बेचकर निकल जाएं, या फिर गिरावट आपको खरीदारी का मौका लगता है? हर एक लेवल पे एग्जिट कर दीजिए, बिल्कुल कुछ बचा नहीं कंपनी में। स्पेशली कोई भी इंडस्ट्री में क्रेडिबिलिटी कम हो तो वैसे कंपनीज धुल जाएंगे। स्पेशली फार्मा में वो पैनिक और ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए आपको IT सेक्टर में से सत्यम काइंड ऑफ केस है, तो आपको ठीक है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, किसी ज़िंदगी इतना बदलेगा नहीं। वरएज रैनबैक्सी जो जहाँ फार्मा और जो लाइफ्स की मैटर है, मुझे लगता है कि मार्केट इतना ईजिली इस चीज़ को लेगी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत डाउन साइड अभी बाकी है, इसमें एग्जिट कर लीजिए। अगर आप फार्मा में ही रहना है तो सिप्ला के बारे में सोच सकते हैं। हिमांग, क्या आपकी भी राय यही है, सिप्ला एक बेटर विकल्प है? डेफिनेटली जिस तरह के अभी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं रेनबैक्सी के कंपनी के ऊपर, और जिस तरह के अभी सेंटिमेंट चल रहे हैं उसके चलते हुए मैं समझता हूं कि सिप्ला डेफिनेटली एक बेटर बेट है। काफी स्टेबल कंपनी है और मैं समझता हूं कि ओवरऑल ग्रोथ उसका अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट का कंसेंसस बन रहा है कि यहाँ पर रेनबैक्सी से भी आपको निकल जाना चाहिए। दिग्गज है, अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से, महीनों से जिस तरह से इसमें पिटाई हो रही है, यहाँ पर इस स्टॉक से निकलकर स्विच करना चाहिए, सिप्ला में आपको निवेश करना चाहिए। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे दोनों एक्सपर्ट बने रहेंगे और हम बात कर रहे हैं आज ऐसे स्टॉक्स की जो डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये देखना होगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनमें अब आपको मौका दे रहे हैं खरीदारी करने का। तो आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप हमारी देख रहे हैं खास पेशकश। हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की जो अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तय कर रहे हैं कि दरअसल ये सेल का मौका है या फिर यहाँ से दूर रहना चाहिए और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारे साथ हिमांग जानी और जगन्नाथम थुनगुंटला बने हुए हैं। जगन्नाथम, आपसे राय लेना चाहता हूँ। जयप्रकाश एसोसिएट्स, ये स्टॉक ने आज फिर से 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ है। बड़ा भारी कर्ज है इस कंपनी के ऊपर और चर्चा ये भी चल रही थी कि सीमेंट प्लांट को बेचेंगे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सीमेंट प्लांट को बेचने की जो योजना थी वो ठंडे बस्ते में पहुंच गई है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? बॉटम फिशिंग करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करें टोटली?
हर एक लेवल में बेच दीजिए। आई थिंक जेपी एसोसिएट्स मुझे नहीं लगता कि कोई बाउंस देखने वाला है। आई थिंक इंफ्रा एज ए ओवरऑल थीम ऑलमोस्ट बैठ गई। जीएमआर, जीवीके, लैंको, कोई भी नाम ले लीजिए, क्लियरली सिंगल हैंडेडली इन्वेस्टर्स वेल्थ डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ बची नहीं है, बट अगर किसी को इसी इंडस्ट्री में रहना है तो एल मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर बेट है। एल बेहतर विकल्प हो सकता है, यहाँ पर जगन्नाथम की ये राय है। जेपी एसोसिएट्स पर हिमांग आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह का अभी डोमेस्टिक सिनारियो है उसमें जो कंपनी का इतना ज्यादा मात्रा में डेट हो और जिसकी एग्जीक्यूशन वीक हो, उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा। और उसके अलावा ये जो अभी रिसेंटली सीमेंट के प्लांट बेचने की जो बात थी, उसमें भी हम समझ रहे हैं कि उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है कंपनी को। तो उसके चलते हुए मैं समझता हूं कि इसको निकाल के एल&टी या ऐसी कोई अच्छी साउंड कंपनी हो उसमें शिफ्ट कर देना एक बेहतर विकल्प होगा। चलिए, यहाँ पर भी कंसेंसस बन रहा है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एल&टी में अगर आप स्विच करते हैं तो आपको फायदा होगा, जेपी एसोसिएट्स को निकाल देना चाहिए। जगन्नाथम तो कहते हैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी बेच कर भी आप चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर यहाँ पर हिमांग आपसे ही बात करना चाहता हूँ। हमने देखा है इस स्टॉक में भी बेहद कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। 52 वीक लो इसने आज भी बनाया है। पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, हम समझते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पिछले जो 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो काफी खराब थे और उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी और प्रोविजनिंग थी वो काफी बड़ी मात्रा में बढ़ी है। और ये जो चालू हुआ है सिलसिला, वो अभी पिछले 1-2 क्वार्टर से ही चालू हुआ है। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है और उन्होंने ये जो एनपीएल वगैरह दिखाना चालू किया है, तो ये थोड़ा और चल सकता है। तो उसके कंपैरिजन में मैं समझता हूं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहां पे थोड़ा एनपीएल का सिनारियो थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही कंपनीज के अंदर ओवरऑल सेंटीमेंट खराब है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली एक बेटर चॉइस है। तो मैं समझता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से निकलकर स्टेट बैंक में चले जाना एक बेहतर विकल्प होगा। जगन्नाथम, आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको क्या लगता है, पीएसयू कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी या फिर प्राइवेट, या दोनों ही कंपनियों को, दोनों ही सेक्टर्स को और बैंकिंग एज अ स्पेस को अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट है। बैंकिंग में आई थिंक मुझे लगता है कि बैंक स्पेसिफिक होना चाहिए। आई थिंक मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है, सिटी यूनियन बैंक वगैरह, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा बेटर मौका मिल सकता है। आई थिंक डीसीबी ऑलरेडी अच्छा खासा मुंह दिखाया पिछले 3-4 दिन में, और सिटी यूनियन बैंक भी अच्छा लग रहा है, करूर वैश्य बैंक भी ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ स्विच होना बेटर है। चलिए, सिटी यूनियन, डीसीबी, करूर वैश्य, अगर प्राइवेट स्पेस में आपको स्विच करना है तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल जाएं, और अगर आपको पीएसयू बैंक पसंद है तो आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक विकल्प हमारे गेस्ट सुझा रहे हैं। एक्सिस बैंक पर क्या राय निकल कर आ रही है, और दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स एचडीएफसी में क्या करना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासी गिरावट दिखा चुके हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की जिनमें तेज गिरावट देखने को मिली है। खासकर पिछले 3 हफ्तों में अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, और हमारे एक्सपर्ट्स ये फैसला ले रहे हैं कि ये शेयर दरअसल डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं या फिर यहाँ पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, ये सब बता रहे हैं हमारे 2 विशेषज्ञ, हिमांग जानी और जगन्नाथम ठुनगुंटला जी। हिमांग, हमने देखा है काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी खासा प्रेशर देखा गया, और खासकर कल के बाजार में, और आज भी थोड़ा दबाव में रहे ये सारे के सारे शेयर, खासकर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें एफआईआईस की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। कल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी इन काउंटर्स में देखी गई। ऐसे बैंक्स को आप किस तरह से अप्रोच करते हैं, और यहाँ पर जिन्होंने पहले से ही पोजीशंस बना रखी है उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि ये सेक्टर के अंदर एक ओवर ओनरशिप या बहुत ज़्यादा मात्रा में एफआईआईस का होल्डिंग था, और ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो उसके कारण थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो सेलिंग हुई है वो काफ़ी कम हुई है। और एक्सिस बैंक पर्टिकुलरली हम समझते हैं कि उनका जो एक्सपोजर है वो जो सेंसिटिव सेक्टर जैसे पावर है या एसएमई सेगमेंट है उसमें काफी ज्यादा है।
तो अगर इकोनॉमिक सिनारियो थोड़ा खराब रहता है तो एक्सिस बैंक में रिलेटिवली ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है उसका खराब हो सकता है, बट ओवरऑल हम समझते हैं कि ये जो भी फॉल आ रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसमें एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के अंदर एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आदम जी, पावर कंपनी की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा काफ़ी प्रेशर था, और खासकर टाटा पावर के स्टॉक में। इसी स्टॉक ने पिछले हफ्ते 77 रुपए का 52 हफ्ते का निचला स्तर भी छुआ था, और पिछले 3 हफ्तों में 11% तक करेक्ट हो चुका है। टाटा पावर में जिसके पास शेयर पड़े हैं उनको क्या करना चाहिए? पावर स्टॉक्स पावरलेस बन चुका है। आई थिंक इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आई थिंक एक तो रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट लैक ऑफ रिफॉर्म्स है। आई थिंक बहुत सारे इश्यूज है। मुझे लगता है कि पावर से दूर रहना उचित है। एक बड़ी खास बात यह है, पावर स्टॉक्स जब मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जब मार्केट नीचे जा रहे हैं तो कम्प्लीटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पावर स्टॉक से दूर रहिए। एनटीपीसी, एक और पावर स्टॉक पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं हेमांग, यहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि इस शेयर में भी करीब 11% तक की गिरावट देखी गई है 3 हफ्तों के अंदर अंदर। सॉरी, कौन सा स्टॉक है ये? एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी के अंदर एक तो पीएसयू सेक्टर के ऊपर थोड़ा सेंटिमेंट खराब है, और दूसरा ये जो गवर्नमेंट की आज एक फैसला हुआ है कि जो इम्पोर्टेड कोल होगा उसके अंदर जो प्राइस है वो लोग ज्यादा लगा सकते हैं। उसके चलते हुए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चल रही है कि जो पुराने पावर परचेज के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अंदर कोई बदलाव होगा कि नहीं। तो सेंटिमेंट फिलहाल थोड़ा नेगेटिव है, पर मैं समझता हूं कि एनटीपीसी एक फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, तो इसको होल्ड करना चाहिए। चलिए, एनटीपीसी को अगर आपके पास है तो होल्ड कर कर रखना चाहिए। लेकिन टाटा स्टील, जगन्नाथम, इस शेयर ने भी बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया है। अच्छा खासा डेट है कंपनी के ऊपर, और इसने भी पिछले बृहस्पतिवार 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था 264 रुपए का, और 3 हफ्ते में देखिए तो 10% तक ये शेयर भी कमजोर हो चुका है। टाटा स्टील में क्या करेंगे? ग्लोबल इकोनॉमी का स्लोडाउन के हिसाब से देखें तो स्टील और मेटल से दूर रहना उचित है। बस प्रॉब्लम ये है कि टाटा स्टील काइंड ऑफ कंपनी इतना सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, 270 लेवल। जो पुराने लोग जो है, जो मार्केट से बहुत सारे सालों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए तो सोच भी नहीं पाएंगे कि टाटा स्टील इतना कम प्राइस पे मिल रहा है। इस लेवल पे बेचना भी सही आइडिया नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप ये सब पेन को टॉलरेट करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली शायद रिवार्ड हो सकता है। ये मल्टी बैगर नहीं होगा, बट ये एक वन ऑफ दोस्त की जब ओवरऑल इकोनॉमी रिकवर हो, जो अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले शेयर्स में पहले होंगे। टाटा स्टील में कोई कुछ रे ऑफ होप दिख रही है जगन्नाथम को। क्या हेमांग, आप भी इनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी शॉर्ट टर्म सिनारियो तो काफी नेगेटिव है, क्योंकि एक तो ग्लोबली जो स्टील की आउटलुक है वो काफी नेगेटिव है, उसके साथ काफी बड़ा डेट चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर तक तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, पर क्योंकि कोरस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे उन्होंने बनाना प्रॉफिट चालू कर दिया है, तो एक आध साल के अंदर मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दे सकता है। अगर हेमंत खरीदना हो टाटा स्टील जैसा स्टॉक तो कौन से भाव का इंतजार करना चाहिए? आपको क्या लगता है इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पे अगर आप खरीदें और आप लंबी अवधि तक रखें तो बेहतरीन रिटर्न कमाने को मिलेगा? मैं समझता हूं कि इसमें एसआईपी करना काफी ठीक होगा, क्योंकि काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। ग्लोबली भी जो स्टील सेक्टर है वो काफी वॉलेटाइल हो चुका है, और ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज तो मुझे ठीक ही लग रहा है। तो इसमें अगर हर महीने एक अमाउंट अगर निवेश किया जाए तो वो एक अच्छा अप्रोच होगा। लेकिन आदम, टाटा मोटर पर आपका क्या राय है? क्योंकि हमने देखा बीच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है स्टॉक ने। जनवरी में करीब 325 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिले। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लो डाउन देखा जा रहा है। इवन जैगुआर लैंड रोवर के जो लेटेस्ट नंबर्स आए होलसेल बिक्री के, वो काफ़ी उत्साहजनक नहीं थे। टाटा मोटर्स में क्या करें? आप होल्ड करके चले, क्योंकि एक डिसेंट कंपनी है। और जब जगुआर लैंड रोवर, हर किसी को लगा कि ये कंपनी का हेडेक बनेगा, बट लेकिन कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे पाया। बट एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जब इकॉनमी ऐसा वाला हाल में तो ऑटोमोबाइल का ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है। टाटा मोटर्स भी एक सॉलिड ट्रेडिंग बेट बन चुका है। 270 280 के पास खरीदो और 320 के आसपास बेच दो। मुझे लगता है कि मल्टी बैगर्स वगैरह बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट। और हेमांग, आपका क्या व्यू बन रहा है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक पर?
देखिए ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे नए मॉडल्स वगैरह लॉन्च करने जा रहे हैं तो ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद है। और क्योंकि ग्लोबल कंपनी है तो करेंसी रिलेटेड दूसरे इश्यूज भी नहीं है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको भी ये लेवल पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए। चलिए, आप दोनों का ही धन्यवाद समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमसे इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन आप दोनों को यही थैंक यू कहना चाहेंगे। मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। हमारा खास पेशकश देखने के लिए धन्यवाद।